चलिए, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका इस वेबिनार में जिसका कि नाम है आईसीपी प्लास्टिक रिसाइक्लिंग ओलंपियाड। ये स्पेशली हमने बच्चों के लिए रखा है और इसलिए रखा है ताकि इस ओलंपियाड में सफलता कैसे पानी है, ये ज़रूरी क्यों है इसका एग्ज़ाम देना, इसके पीछे हमारा महत्व क्या है और इसका आगे चल के आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में ये कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आज इसी विषयों पे चर्चा करने के लिए हमने ये वेबिनार रखा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में डाल के आप सबके साथ इस वेबिनार के बाद शेयर करें, ताकि आप सब उन बच्चों को भी दिखा सकें जो अभी नेटवर्क की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जी हाँ, हम कहते हैं कि आप ईमानदार बनिए। ईमानदार बनने का मतलब ये है कि ये जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग ओलंपियाड है उसे अच्छे से आप समझिए। तो पहला हमारा पॉइंट यही है कि पहली बात तो आपको ये समझ में आए कि ये है क्या, और दूसरा आप सबको इसमें भाग क्यों लेना चाहिए। बच्चों के स्पेशली संदर्भ में बात कर रहा हूं, उससे आपको क्या क्या लाभ होंगे और ये आपको आपकी शिक्षा में या करियर में या आपके करियर के गोल्स में या उनके लक्ष्यों में किस तरीके से लाभकारी होगा। इसके लिए आपको ईमानदारी से इस वेबिनार को समझना होगा। अंत में हम प्रयास करेंगे, यदि आपके कुछ प्रश्न रहे तो हम आपसे जरूर बात करेंगे उस विषय में। नेक्स्ट प्लीज। तो एक एक करके पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि प्लास्टिक आईसीपी प्लास्टिक रिसाइकलिंग ओलंपियाड है क्या। तो प्लास्टिक आईसीपी प्लास्टिक रिसाइकलिंग ओलंपियाड एक अनोखा शैक्षणिक प्रतियोगिता है जो स्कूल के छात्रों के बीच प्लास्टिक कचरे, उसकी रिसाइकलिंग और स्थिरता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ज्ञान को परखने के लिए डिजाइन की गई है। काफी स्कूल्स में हम लोग राजस्थान में आए हैं और हमने हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं उनके साथ अवेयरनेस के, जिसमें हमने बहुत सारा ज्ञान उनसे बांटा है। कल फिर से हमारा दौरा राजस्थान में अजमेर नागौर एरिया में स्टार्ट होने जा रहा है, जहां हम फिर से बच्चों के साथ जुड़ेंगे और उन्हें प्लास्टिक और उसके कचरे और उसके साथ जुड़े पोल्यूशन और उसके साथ जुड़े उसकी सही बातों के बारे में या उसके साथ जुड़े हुए खतरों के बारे में हम सारी बातें उनसे करेंगे। तो उसी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक ओलंपियाड का एक एग्जाम बनाया है, एक परीक्षा बनाई है, और उसके लिए हमने आपको किताबें भी दी हैं मुफ्त में ताकि आप पढ़ सके। मैं जानता हूं कि हमने हिंदी में एक ही किताब अपलोड की है, बाकी सब अंग्रेजी में है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान के बच्चे इतने काबिल हैं कि चाहे उन्हें भाषा कोई भी दी जाए, वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे जो अध्यापक हैं वो इतने गुणी हैं कि आपको यदि अंग्रेजी ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो वो आपको उनका अनुवाद करके अच्छे से समझा पाएंगे। इसीलिए हमने आज का ये वेबिनार भी रखा है कि जो कुछ आप किताबों से नहीं पढ़ पाए या नहीं समझ पाए, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इस प्रतियोगिता में, इस एग्जाम में, इस परीक्षा में अव्वल आने के लिए या सफलता पाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है कि हमें आईसीपी प्लास्टिक रिसाइकलिंग ओलंपियाड में भाग क्यों लेना चाहिए, मेरा क्या लाभ है। मतलब काफी सारे टीचर्स ने मुझे कहा कि आप उन्हें कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देने के लिए कोई कॉपी दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, कोई कहता है कोई मोबाइल स्टैंड दे दीजिए। ठीक है, वो सब एक प्रलोभन है जो आप दे सकते हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब चीजें एक समय के बाद खत्म हो जाएंगी। आपकी कॉपी है, आप भरेंगे, उसके बाद आप उसे फेंक देंगे।
तो आपको उसका याद भी नहीं रहेगा। जब आप 4-5 क्लास और आगे बढ़ जाएंगे कि कभी किसी ने कॉपी दी थी, या आप पेंसिल लेंगे तो वो थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाएगी, तो आपको याद नहीं रहेगा। जो याद रहने वाली चीज है वो है आपका अर्जित किया हुआ ज्ञान। आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान से, उस नॉलेज से आपने अपने जीवन में अपना क्या उद्धार किया, वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत जरूरी है। तो हम आगे आपको थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तार में बताएंगे कि क्यों आपको भाग लेना चाहिए और क्यों उससे क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट। तो आइए उनमें से एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। एक है कि इंसान का जो दिमाग है वो एक लेवल तक काम करता है, लेकिन जब उसे अच्छे से ज्ञान दिया जाता है, जब उसे अच्छे से कोई चीज उसके मस्तिष्क में डाली जाती है, तो आप ये देखिए कि हमारे ही देश के, चाहे वो कल्पना चावला है, चाहे वो सुनीता विलियम्स है, या अभी एक और एस्ट्रोनॉट अभी स्पेस में गया है, तो वो सब जब दिमाग में नॉलेज अच्छे से भर जाती है, तो हमको चुनौतियों का सामना नई सोच के साथ करने की एक क्षमता प्राप्त हो जाती है। ये जो विषय है ये बहुत ही सरल विषय है, जिसको हम प्लास्टिक बोल रहे हैं, या प्लास्टिक का कचरा बोल रहे हैं, या प्लास्टिक का ओलंपियाड बोल रहे हैं रिसाइकलिंग के लिए। जब आप इसके विषय में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इसके विषय में जो अधिकतर लोगों का ज्ञान है वो नेगेटिव है, वो इसके विपरीत है। लोग प्लास्टिक को बुरा समझते हैं, उसके कचरे को ठीक से निपटान नहीं करना जानते, तो वो सीधा साधा उस पे एक इल्जाम लगा देते हैं, ब्लेम कर देते हैं। लेकिन जब आप ऐसे एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हैं, जब आप ऐसे चीजों के अंदर अपने आप को पढ़ाने के लिए अपने चुनौतियां देते हैं अपने दिमाग को, तो आपकी क्षमता 101% बढ़ती है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट है, मतलब एक बार फिर से, कि अगर मेरी दिमाग में क्षमता 10% थी तो मैंने उसे बढ़ाकर 50% कर दिया या 60% कर दिया। तो अगर मैंने अपने दिमाग का प्रयोग सही से करना शुरू किया, बिकॉज मेरे को उसकी एक नॉलेज मिल गई, बिकॉज मेरे को एक सही दिशा मिल गई, तो मेरी क्षमताओं का भी विकास होना शुरू हो गया। मैं आपको इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं कि देखिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर बहुत कम ताकत रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम अन्न ग्रहण करते हैं, जैसे जैसे हम व्यायाम करते हैं, दूध पीते हैं, तो हमारे शरीर की क्षमताएं में बढ़ोतरी होती रहती है। और जैसे जैसे हमारे शरीर में या दिमाग में बढ़ोतरी होती रहती है, वैसे वैसे हमारा विकास होता जाता है। आप ये सोचिए कि जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो कुछ 2-2.5 किलो 3 किलो का होता है, और अचानक से वो एक भीमकाय शरीर बन जाता है, 100-150 किलो का इंसान बन जाता है, एक पहलवान टाइप बन जाता है। तो उसकी वो क्षमता बढ़ती जाती है। ठीक उसी तरीके से आपका एक ब्रेन है, एक छोटा सा बच्चा जिसको अभी कुछ भी पता नहीं होता, एक दिन वो कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई एस्ट्रोनॉट बन जाता है। तो ये इम्तिहान, ये परीक्षा या ये एग्जाम उस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो है अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना। क्या होता है कि हम अपने आप को एक सीमा तक बांध के रखते हैं। मान लीजिए आप किसी खेल में भाग लेते हैं। मैं एक लॉन्ग जंप की बात करूंगा। तो मान लीजिए आज मेरी जो क्षमता है वो आधा मीटर छलांग लगाने की है। लेकिन यदि मैं अभ्यासरत रहता हूं, यदि मैं अपने शरीर को कसरत देता हूं, या मैं उन तकनीकों को खोज निकालता हूं अपने अध्यापकों के द्वारा, अपने कोच के द्वारा, और मैं अपनी सीमाओं को थोड़ा सा पुश करता हूं, तो जो खोज आपको आप स्वयं भूल चुके होते हैं, वो आप स्वयं के अंदर करते हैं, और आपको पता चलता है कि वास्तविक आपकी जो क्षमता है वो बहुत अधिक है।
जो बच्चा मात्र आधा मीटर भी पार नहीं कर पा रहा था, वो 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर तक छलांग लगा पाता है। ठीक उसी तरीके से दिमाग भी वैसी तरीके से काम करता है। जब हम अपने दिमाग की क्षमताएं बढ़ाते हैं, जब हम अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा पुश करते हैं, जब हम अपने आप को थोड़ा सा और प्रेस करते हैं कि नहीं भाई, मुझे पढ़ाई के अलावा या किसी और चीज के अलावा एक ऐसा एग्जाम देना है जिसमें मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो मुझे उसके लिए सक्षम बनने के लिए थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे ऐसे वेबिनार अटेंड करने पड़ेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कैसे इन चीजों से पार कर सकता हूं या सफलता प्राप्त कर सकता हूं। नेक्स्ट। अब मैं उन लाभकारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि यदि आप आईसीपी प्लास्टिक रिसाइकलिंग ओलंपियाड में एग्जाम देते हैं और अव्वल दर्जे पे आते हैं या अच्छी रैंकिंग पाते हैं, तो भविष्य में वो आपकी शिक्षा में या आपके करियर में या आपके करियर के लक्ष्यों में वो कैसे लाभकारी हो सकता है। नेक्स्ट। देखिए, ये जो फील्ड है आजकल, ग्रीन करियर इंस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, या अगर मैं आपको एक साधारण भाषा में बताऊं कि ऐसे बच्चे जो अपना करियर या अपना जो करियर गोल है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कामों में लगाना चाहते हैं, तो उनकी रुचि सबसे पहले जागृत होगी। जहां पे पर्यावरण का विज्ञान है, जहां पे कचरा प्रबंधन है, जहां पे सतत डिजाइन है या नीतिगत निर्माण है। आप ये सोचिए कि यदि आपकी माइंड की डेवलपमेंट अभी से इन विषयों में होनी शुरू हो गई, तो आप बड़ी सरलता से जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आप अपने करियर की तरफ बढ़ेंगे, जब आप अपने आपको किसी कलेक्टर की पोजीशन पे या किसी ऐसी जगह पे अपनी हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए कितना लाभदायक हुआ है। क्योंकि मैंने वो पढ़ाई, जो लोग मे बी अपनी कॉलेज में जाके या अपनी मास्टर्स में जाके कर रहे थे, मुझे उनसे ज्यादा ज्ञान है क्योंकि मैंने इस ओलंपियाड एग्जाम के लिए पढ़ाई करी और उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके मैं अव्वल दर्जे पे आया हूं। इसके अलावा यदि आप अच्छे रैंक में आते हैं, टॉप 10 रैंक में आते हैं, तो आपको शोध और इंटर्नशिप के लिए भी दरवाजे खुलता है ये आईसीपी का प्लास्टिक रिसाइकलिंग ओलंपियाड। कुछ ओलंपियाड विजेताओं को आईसीपी परिस्थितिकी कार्य जो कार्यक्रम है वहां तक वहां पर पहुंच मिलती है। मतलब यदि आप उत्तीर्ण होते हैं, पहले टॉप 10 में आते हैं इंडिया में, तो आपको एक आईसीपी के साथ इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा, जो कि 1 महीने की होती है। आपको और इस विषय में, प्लास्टिक के विषय में, उसकी रिसाइकलिंग के विषय में, उसके कचरा प्रबंधन के विषय में, सतत डिजाइन के बारे में बहुत सारे ज्ञान आपको दिया जाएगा। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारी जो कोलीग हैं मिस नेहा मौर्य, वो एक साइंटिस्ट है, जिसको हम पॉलीमर साइंटिस्ट बोलते हैं, जिनकी की विशेषता है प्लास्टिक के विषय में। हमारी एक और कोलीग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, श्रद्धा भालेराव। इन्होंने मास्टर किया हुआ है ग्रीन केमिस्ट्री में। तो वो आप सबका इंटर्नशिप में आपकी मदद करेंगे और उस इंटर्नशिप से आपको ना केवल ज्ञान मिलेगा बल्कि एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा कि जो आपके करियर के अंदर, जो आपके करियर गोल के अंदर आपको बहुत सहायक होगा। नेक्स्ट प्लीज। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है वो ये है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हुआ जाए। ज्ञान तो अवश्य आपको प्राप्त करना पड़ेगा उत्तीर्ण होने के लिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ वो टेक्निक भी जानना बहुत जरूरी है कि जो मुझे इस परीक्षा को सही मायने में उत्तीर्ण करने में मेरी मदद करेगी। और नेहा, मैं आपसे मदद मदद चाहूंगा इस विषय पे कि जब हम ये वीडियो चलाएंगे तो आप एक एक पॉइंट पे रोकते जाइए। हम
दोबारा इसको रन नहीं करेंगे। प्लीज गो अहेड। तो हमने एक वीडियो बनाया है कि इस एग्जाम की जो ओएमआर शीट है, जो क्वेश्चन पेपर है, उसे हल कैसे करना है। मैं आपको एक एक पॉइंट पे इस वीडियो को रोक के आपको मैं बताता जाऊंगा। पहले, इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं, ओएमआर शीट एक ऐसी शीट होती है जिसमें आपको गोले गोले भरने होते हैं। हम आपको अभी पूरे तरीके से समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे सब कुछ दिखेगा और कैसे आप इसको भरेंगे। स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्लिक कीजिए नेहा, वीडियो को प्ले कीजिए। यस, इसमें कोई आवाज नहीं है, हमने जानबूझ के नहीं भरी है, सिर्फ इसीलिए ताकि हम आपको समझा सकें। और जो जो मैं पॉइंट बोलता जाता हूं, काइंडली पॉज। देखिए नेहा, डोंट स्किप। When I say pause, kindly keep your mouse here only. Pause please. सो जो पहला पॉइंट है, मैं आप सबको बार बार इस बात के लिए सूचित कर रहा हूं, मैंने टीचर्स ट्रेनिंग में भी ये बात कही थी कि आप अपनी ओएमआर शीट को जब भरेंगे तो सिर्फ और सिर्फ काले रंग के बॉल पेन से भरेंगे। जिन बच्चों के पास काले रंग का बॉल पेन नहीं है वो खरीद लें, 1-2 रुपए की चीज है, कोई महंगी नहीं है। उसके क्या फायदे होंगे मैं वो आपको बताना चाहूंगा, लेकिन जो भी टीचर इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं, जो भी बच्चे इस टाइम मुझे सुन पा रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ लें कि इस एग्जाम को आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ काला रंग का बॉल पेन ही यूज करना है। इवन जेल पेन भी यूज नहीं करना है, मात्र काले रंग का बॉल पेन। ना पेंसिल, ना ब्लू पेन, ना जेल पेन, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ काले रंग का बॉल पेन। नेक्स्ट प्लीज। स्टॉप, काइंडली पॉज। तो जो ओएमआर शीट की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम आपकी आंसर शीट भी बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, जो कि आपको एग्जाम स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको तब मिलेगा जब आप अपनी शीट के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से पहले से ही भर लेंगे। वो कैसे भरने हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूं। नेक्स्ट प्लीज। तो सबसे पहले आपको अपना जो नाम है वो बड़े अक्षरों में, जिसको अंग्रेजी में हम कैपिटल लेटर बोलते हैं, उसे ठीक से भरना है, और वो भी काले रंग के पेन से। अब जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें एनिमेशन से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया गया है। काइंडली स्टॉप नेहा व्हेन द एनिमेशन स्टॉप्स, या काइंडली स्टॉप है। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अपना नाम भरा है सुधीर खुराना, तो मेरा नाम है SUDHEER, और मेरा कास्ट है खुराना, KHURANA। तो आपने अपने नाम का एक एक अक्षर एक एक बॉक्स में लिखना है, और ठीक उसके नीचे ए से लेके जेड तक हमने अल्फाबेट दिए हैं, उसे काले रंग के बॉल पेन से गोलाकार करना है, ताकि वो संपूर्ण रूप से गोलाकार हो जाए। ठीक उसी प्रकार जब आप अपना नाम पूरा तरीके से भर लेंगे, तब आप एक स्पेस छोड़िए, एक गैप छोड़िए, और उस गैप के बाद अपनी कास्ट भरिए। जैसे मेरा नाम सुधीर खुराना है, तो सुधीर के बाद एक ब्लैंक है, और खुराना से उसके बाद खुराना स्टार्ट हो रहा है। तो मान लीजिए आपका नाम रमेश शर्मा है, या
सलोनी शर्मा है, तो सलोनी लिखने के बाद गैप आएगा और उसके बाद शर्मा आएगा, और एक एक नाम के नीचे, एक एक अक्षर के नीचे उस अक्षर को आप काले पेन से अच्छे से काला करेंगे, पूरे उस सर्कल को ब्लैक करेंगे। नेक्स्ट। जब आप अपना नाम ठीक से भर लेंगे, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्कूल का कोड भरना। स्टॉप प्लीज। ये स्कूल का कोड शुरू होता है IRO 25। ध्यान रखिए, ये 0 नहीं है, ये O है, O फॉर ऑरेंज। IRO 25। उसके बाद आपके स्कूल का 3 नंबर का कोड होगा, वो इसे कैसे भरना है हम आगे आपको बताते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो मान लीजिए यदि आपके स्कूल का कोड है IRO 25105, ये एक उदाहरण है। स्टॉप प्लीज। व्हेन द एनिमेशन स्टॉप्स, व्हेन द एनिमेशन स्टॉप्स, या पॉज, गो बैक नेहा। काइंडली स्टॉप हियर। सो ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपको नंबर दिया है IRO 25105। इसकी जगह 715 भी हो सकता है, 911 भी हो सकता है, 559 भी हो सकता है, 001 भी हो सकता है। तो IRO 25105। व्हाट आर यू डूइंग यार? स्टॉप प्लीज, डोंट प्रेस एनी की एनी मोर प्लीज। तो आई लिखने के बाद नीचे आई लिखा हुआ है गोले में, उसे पूरा काला कीजिए। RO 25, उसके नीचे आप देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं है। तो दैट मीन सबसे पहले आपको ये सब लिखना है और उसके नीचे काले पेन से उसे काले कर देना है। उसके बाद 105 लिखने के बाद एक जहां लिखा है उसके नीचे एक को काला करना है, जहां शून्य लिखा है वहां शून्य को, जहां 5 लिखा है 5। ये स्कूल कोड ICP ने जनरेट किए हैं और ये आपके अध्यापक गण एग्जाम शुरू होने से पहले आपको बोर्ड पे लिख कर दे देंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके स्कूल का कोड क्या है। तो इस बात का ध्यान हम टीचर्स को भी दिलाएंगे, हम दे चुके हैं। और आप भी पूछिए, ये आपके स्कूल का कोड नहीं है, ये वो कोड है जो ICP ने आपको ओलंपियाड के लिए जनरेट करके दिया है। तो कृपया अपना सही स्कूल कोड चुने, वरना रमेश नाम का लड़का राजस्थान में भी हो सकता है, कलकत्ता में भी हो सकता है, किसी और जगह से भी हो सकता है। यदि आपने स्कूल कोड नहीं भरा तो आप यकीन मानिए आपकी आंसर शीट इनवैलिड हो जाएगी। भले आपके सारे आंसर सही हों, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। नेहा प्ले प्लीज। स्कूल कोड को बहुत ध्यान से भरना है, और स्कूल कोड भरने के बाद उसके बाद आता है रोल नंबर। ये रोल नंबर ICP ने जनरेट करके आपके स्कूल में भेज दिए गए हैं, लेकिन उसकी फिजिकल कॉपी भी आपको जल्दी ही सुप्रीम फाउंडेशन के द्वारा मिल जाएगी। पॉज प्लीज। तो मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर है 100719। मैं यहां एक और उदाहरण भी दूंगा। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मान लीजिए रोल नंबर है 000719। तो आपको वो पूरा का पूरा नंबर
एक एक करके एक एक खाने में पहले काले पेन से लिखना है और उसके बाद उसके ठीक नीचे दिए गए नंबर को अच्छे से ब्लैक पेन से गोलाकार करना है। यदि आपने अपना रोल नंबर अधूरा लिखा, एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपकी शीट इनवैलिड हो जाएगी। हमें नहीं पता चलेगा कि कौन से बच्चे की ये शीट है। तो अपना स्कूल का कोड और अपना रोल नंबर अवश्य भरिए। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद बहुत जरूरी है कि आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं आप उसे भरें। यहां हमने एक 7वीं क्लास के बच्चे का उदाहरण दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा 7 है। स्टॉप प्लीज। तो आपको शून्य आगे लगाना अनिवार्य है। आप खाली 7 नहीं लिख सकते। तो यदि आप 12वीं में हैं तो आप 1 और 2 लिखेंगे और 1 को गोला करेंगे और नीचे 2 को गोला करेंगे। तो यदि आप छठी, 7वीं, चौथी, 5वीं जो भी कक्षा में हैं उसे आप पूर्ण ढंग से भरिए। यदि आप नहीं भरेंगे तो आपकी क्लास रह जाएगी, क्योंकि आपकी क्लास के साथ जुड़ा हुआ है कौन से सेट का पेपर है, तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद इस स्क्रीन का आप बड़े ध्यान से देखिए कि हमने ये एग्जाम 3 अलग अलग सेट में दिया है। सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए प्राइमरी के लिए है, चौथी कक्षा से 7वीं कक्षा के लिए। बैक, गो बैक। यस, काइंडली पॉज। ओके, रहने दो, इधर ही रहने दो, इधर ही रहने दो। सेट बी जो है वो जूनियर कक्षा के लिए है। काइंडली पॉज हेयर नेहा। व्हेन द एनिमेशन स्टॉप, काइंडली पॉज। Just pause after that. Go ahead, go ahead. Just pause here. सो आपकी जो कक्षा दिख रही है आपको, यदि आप कक्षा 4 से 7 में हैं तो आपको ए सेट का पेपर मिलेगा देने के लिए। यदि आप कक्षा 8 से 10 क्लास के बच्चे हैं तो आपको सेट बी दिया जाएगा, और यदि आप 11वीं या 12वीं के बच्चे हैं तो आपको सेट सी दिया जाएगा। आपने एक बार फिर से ए, बी या सी जो भी कक्षा के आप हैं उसे बॉक्स में पूरी तरीके से अच्छे से काले पेन से लिखिए और उसके नीचे ठीक दिए हुए अक्षर को अपने काले रंग के पेन से ठीक तरीके से गोलाकार कर दीजिए। प्ले प्लीज, सो दैट द कंप्लीट एनिमेशन गेट फिल्ड। यस, इस तरीके से ये पूरा भरना है। आगे चलिए। इसके बाद बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि एग्जाम देने वाला लड़का है या लड़की है। कई बार कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनसे अंदाजा लगाना बहुत कठिन होता है कि क्या वो बच्चे लड़का है या वो लड़की है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमने उसके लिए भी सुविधा रखी हुई है। कृपया कोई भी खाने को खाली मत छोड़िए। यदि आप लड़का है, मेल है, तो आप मेल को काला कीजिए, और यदि आप फीमेल हैं तो फीमेल के आगे वाले गोले को अच्छे से काले पेन से भर दीजिए। इसका भरने से हमें पता चल जाएगा कि एग्जाम देने वाला लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट प्लीज। ये सारा भरने के बाद, ये जैसा मैंने आपको कहा कि आपको एग्जाम स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले ये ओएमआर शीट दे दी जाएगी। जिस तरीके से हमने आपको बताया है उसे आप पूरा भर लेंगे और उसको भरने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पॉज हेयर। ये जो आप देख रहे हैं इसे बड़े गौर से देखिए। जो ऊपर वाला तरीका है जिसमें एक गोला उस लाल लाइन के अंदर अंदर तक भरा हुआ है, ये बिल्कुल सही तरीका है। यदि आप इस तरीके से भरेंगे तो हम हमारा सॉफ्टवेयर
इसे अच्छे से समझ पाएगा कि आपने सही भरा है। यदि आपने छोटा सा डॉट लगा दिया या उसके ऊपर टिक लगा दिया या क्रॉस लगा दिया या उसे आधा अधूरा भरा, तो भले आपका आंसर सही हो, वो उसे रीड नहीं करेगा और आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो कृपया करके उसे सही ढंग से काला रंग के पेन से सही तरीके से उस गोले को भरिए। नेक्स्ट प्लीज। तो ये वो टेक्निक थी जिसके माध्यम से आपको ज्ञान अगर होगा तो आप सही ढंग से उत्तर भर पाएंगे। लेकिन अब ये तो था विषय ओएमआर शीट को भरने का। जब ये आप भर लेंगे, आपके टीचर आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे। आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा अपने उत्तर को भरने के लिए। ये कुरियर आपके एक एक स्कूल में सुप्रीम फाउंडेशन के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उसके द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। इसके अंदर आपको क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट और एक अटेंडेंस शीट मिलेगी। अटेंडेंस शीट में जो बच्चा उस एग्जाम दिन के लिए आएगा उसे अपने नाम के आगे सिग्नेचर करने हैं। जो बच्चा उपलब्ध नहीं होगा उसके आगे टीचर को एब्सेंट लिखना है लाल रंग के पेन से। अब असली विषय शुरू होता है कि अब ओएमआर शीट तो भरना सीख लिया, लेकिन प्लास्टिक क्या है और उसकी रिसाइकलिंग क्या है, उसके विषय में अब हम आपको ज्ञान देने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए। ये जो हमने छोटा सा एक टॉपिक लिया है, मैं आपको इतना गारंटी से बता सकता हूं कि अगर आपने इस पढ़ाई को अच्छे से समझा तो आपको इस एग्जाम में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्लास्टिक का उपयोग किए बिना इस आजकल के जीवन में रह नहीं सकते हैं। आप देखिए, सुबह सुबह हम ब्रश करते हैं वो प्लास्टिक से बना है, जिसमें वो पेस्ट आई है वो प्लास्टिक की है, जिन कुर्सियों पे हम बैठते हैं वो प्लास्टिक के हैं, हमारे खिलौने प्लास्टिक के हैं, हमारे लंच बॉक्स प्लास्टिक के हैं। और आप यदि एक स्टडी में आपको बताऊं तो हमारे एक स्टडी के अनुसार एक इंसान हर रोज 100 से ज्यादा प्लास्टिक के उत्पादों का प्रयोग करता है। तो हमारा जीवन, यदि मैं सोचूं कि अब मैं प्लास्टिक को अपने जीवन से निकाल दूं, तो वो आज की डेट में संभव बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो 1862 में अलेक्जेंडर पार्कर नाम के एक वैज्ञानिक ने सेमी सिंथेटिक सामग्री से एक पहला प्लास्टिक बनाया था जिसका नाम पार्किंसन था। लेकिन जो एक्चुअली सिंथेटिक जो आजकल हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं उसका इजाद 1907 में लियो बैकेलैंड नाम के जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, जो कि पूर्ण तरीके से एक सिंथेटिक मटेरियल था। और उन्होंने, उनका नाम लियो बैकेलैंड था, तो उन्होंने अपने जीवन में पहला जो प्लास्टिक बनाया उसका नाम बैकेलाइट रखा, जिसे हम आज तक बहुत सी सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे कुकर के हैंडल हैं या बर्तनों के हैंडल हैं या हमारे स्विच के बटनों के स्विच हैं या हमारे के कीबोर्ड वगैरह हैं, उन सब में बेकेलाइट का ही इस्तेमाल होता है। आगे मैं आपको और थोड़ा इसके विषय में जानकारी देता हूं। नेक्स्ट। यदि मैं प्लास्टिक के प्रकार के बारे में बात करूं तो प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं। दो भागों में इसका वर्गीकरण किया जाता है। एक को हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं और दूसरे को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। थर्मो का मतलब होता है हीट या एनर्जी, और प्लास्टिक का जो शब्द है वो आया है प्लास्टिको से, जो कि एक ग्रीक का शब्द था, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा मटेरियल जिसे मैं प्रेशर देके, दबाव डाल के, गर्म करके, जिसका आकार बदल के मैं कुछ नया बना सकूं, उसे मैं प्लास्टिकोस बोलता था, जो धीरे धीरे अंग्रेजी में कन्वर्ट होके प्लास्टिक हो गया। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्लास्टिक का नाम बोलते हैं। तो ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करके दोबारा से आकार दिया जा सकता है, ऐसा प्लास्टिक होता है थर्मोप्लास्टिक, जिसका उदाहरण हमने दिया हुआ है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट, जिसको पेट बोलते हैं, या पॉलीप्रोपिलीन जैसे पीपी। और थर्मोसेटिंग का मतलब है कि वंस अगेन,
जो थर्मो है, थर्मो का मतलब है हीट, और सेटिंग का मतलब जिसे एक बार हीट देके, प्रेशर देके जिसको एक आकार दिया जा सके, उसको थर्मो सेटिंग बोलते हैं। जिसका उदाहरण स्विच आपके सामने है, या वो हैंडल जो हम कुकर में या अन्य बर्तनों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड आदि। नेक्स्ट। और मैं इसको अगर आपको एक साधारण भाषा में बताना चाहूं, तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे, जिन चीजों का आप प्रयोग कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक है तो इसे आप अपने कृषि में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पैकेजिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हमारे चिप्स के, कुरकुरे के, बिस्किट के, आटा के, चावल के जो पैकेजिंग है वो सब प्लास्टिक की है। हमारी चिकित्सा में, हमारे मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। हमारे विमानों में को बनाने में काम होता है। ऊर्जा में ये जो आपने ऐसे बड़े बड़े पंखों वाली ये पवन चक्की देखी होगी, वो भी प्लास्टिक की होती है। हमारे मोबाइल या लैपटॉप आजकल सब प्लास्टिक से बने होते हैं। हमारी गाड़ियों में, कारों में, ट्रकों में बहुत सारा प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। हमारी केबल जो है, जो हमारी तारें होती हैं, उनकी ऊपरी जो सतह होती है वो भी प्लास्टिक होती है। और हमारी पाइपें या हमारी टंकियां, ये सब प्लास्टिक की बनी होती हैं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम बहुत बड़ा उत्पादक है ऐसी चीजों को बनाने के लिए। नेक्स्ट। अब ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, जिसे मैं एक बार आपके सामने पढ़ के सुना सकता हूं। यदि आप चाहें तो इसका फोटो लेके अपने पास रख सकते हैं। इतना मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि इसके ऊपर इस ओलंपियाड में प्रश्न आने ही वाले हैं। तो प्लास्टिक पहचान कोड या उनके नंबर और उनके नाम और उनसे क्या बनता है उसे ध्यान से समझ लीजिए। कि एक नंबर का जो प्लास्टिक होता है, जिसे हम पीईटीई अंग्रेजी में कहते हैं, उसे उसका केमिकल का नाम होता है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट। जिससे हमारी ऐसी बोतलें बनती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट दिखती हैं, या ऐसे टिफिन बॉक्सेस या ऐसे बर्तन बनते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। दूसरा नाम है HDPE। हम माफी चाहते हैं, यहाँ पे DPE लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअली नाम HDPE है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन इसको बोलते हैं। और 2 नंबर है। अन्य इसे ठीक कर लेना नेक्स्ट क्लास में। और इससे हमारी शैम्पू की बोतल या हमारे तेल की बोतलें उनसे बनती हैं। 3 नंबर आता है PVC। ये आपने नाम सुना भी होगा, जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं, जिससे हमारी घर की पाइप या हमारे तारों के ऊपर लगी हुई ऊपरी सतह को भी पीवीसी से बनाया जाता है। चौथा नंबर है LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन बोलते हैं इसे। हमारे दूध की थैलियां या हमारे ऑयल जिसमें आते हैं, तेल की थैलियां इससे बनाई गई होती हैं। पांचवा नंबर है पॉलीप्रोपिलीन। हमारे टिफिन बॉक्सेस इससे बनते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। छठा नंबर है पॉलीस्टाइरीन, जिसको कि हम थर्मोकोल भी आम भाषा में बोलते हैं। और ये पॉलीस्टाइरीन जो है, ये बड़ा ही विशेष किस्म का प्लास्टिक है, जिसमें केवल मात्र 2% ही स्टाइरीन होता है, और 98% उसमें हवा भरी होती है। हालांकि इसमें हवा है, लेकिन ये इसका बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। और इसके लिए आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों में नया टीवी, फ्रिज इत्यादि आते हैं, तो उसको पैकिंग किया होता है थर्मोकोल में, जो कि बहुत मजबूत होता है। तो अगर यदि उसे चढ़ाते हुए, इधर उधर रखते हुए कि कोई धक्का लगता है, तो वो हमारे टीवी को या फ्रिज को नुकसान नहीं पहुंचने देता। वो सारा का सारा जो भी झटका होता है वो खुद में एब्जॉर्ब कर लेता है। इन 6 प्रकार के अलावा जो 25 से 30 तरीके के प्लास्टिक बनते हैं, वो 7 नंबर में आते हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तरीके के हमारे पास प्लास्टिक के केमिकल्स को यूज करके बनाया जाता है। जैसा आपका एक हमने उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे चिप्स का पैकेट है। यदि आप चिप्स के पैकेट को ध्यान से देखेंगे तो बाहर से वो प्लास्टिक का दिखता है, लेकिन अंदर उसके एक एल्युमिनियम का एक फॉइल का भी एक लेयर होता है। हालांकि इतना ही हम अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। तभी हम इसको MLP बोलते हैं या मल्टी लेयर पैकेजिंग बोलते हैं।
और उसका कारण यही होता है कि इससे हम उस प्रोडक्ट को साफ सुथरा और पर्यावरण से बचाने के लिए मजबूत बना लेते हैं। क्योंकि आप ये सोचिए कि वो चिप्स कभी बनेगा, कब फैक्ट्री से निकलेगा, कब देश विदेश में पहुंचेगा, कब दुकानों में आएगा और कब मैं खाऊंगा। लेकिन जब भी मैं इसको खा खोल के खाऊंगा तो वो मेरे लिए स्वाद क्रंची एकदम रहेगा, वो खराब नहीं होगा। तो प्लास्टिक एक निष्क्रिय पदार्थ है जो किसी भी चीज के साथ कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। यही कारण है कि हम अपनी दवाइयों में भी उसका उपयोग हद से ज्यादा बढ़ के करते हैं। नेक्स्ट। अब प्लास्टिक से जुड़े हुए प्रदूषण के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल हमने देखा होगा कि हमारी सड़कों पे हमारे गायें, जैसे आप देख पा रहे हैं बीच वाली स्क्रीन पे, कि वो प्लास्टिक को खा जाती है और मर जाती है। या हमारे जो जल के जो प्राणी हैं वो उसमें लिपट जाते हैं या उसे खा के मर जाते हैं। बिल्कुल ये सत्य है, लेकिन उसके कारण क्या हैं वो आप देखिए। कोई भी प्लास्टिक ना तो खुद अपने आप चल के सड़कों पे जाता है, ना वो गाय के पेट में जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि गाय भी आपके घर पे आके प्लास्टिक नहीं मांगती है खाने के लिए। ये हम ही लोग हैं जो जिसे हम सड़कों पे अपनी चलती हुई गाड़ियों से फेंक देते हैं, या जहां कचरा पड़ा होता है वहां एक और ढेर लगा देते हैं, या जब हम समुद्र आदि में जाते हैं तो हम कचरा फेंक देते हैं। यदि मैं किसी चीज को गलत तरीके से फेंक रहा हूं तो उसका नुकसान मुझे ही हो रहा है, लेकिन मैं इल्जाम जो लगा रहा हूं मैं उस मटेरियल पे लगा रहा हूं। ये तो वही बात हो गई कि अगर एक आदमी छुरी से किसी का पेट काट दे और जज साहब को बोले कि जी ये छुरी की गलती है क्योंकि इसके अंदर धार है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जज साहब उसी प्राणी को ही सजा देंगे जिसने वो कृत्य किया है। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ उन प्राणियों को सजा नहीं दी जाती जो कचरा फैलाते हैं, बल्कि नारे लगाए जाते हैं कि प्लास्टिक को बंद कर दो, प्लास्टिक प्रदूषण कर रहा है। नेक्स्ट प्लीज। इस प्रदूषण से बचने का तरीका है कि आप कचरे को स्रोत पे ही अलगाव कर दें। मतलब यदि घर पे प्लास्टिक का कचरा हो रहा है तो आप उसको दो अलग अलग रंग के डब्बों में डालें। एक गीले जो हरे रंग का डब्बा है उसमें आप अपना गीला कचरा डालें, ऐसा कचरा जिसको कि बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं या जिसका जैविकरण हो सकता है, और सूखा कचरा जिसका जैविकरण नहीं हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक। यदि आप मूल स्रोत पर ही कचरे को अलग अलग करने के लिए राजी हो जाएंगे या आप प्रयासरत रहेंगे तो वो आपकी भूमि पे नहीं मिलेगा, आपके डंप यार्ड पे नहीं मिलेगा, या आपकी गाय नहीं खाएंगी और ना ही आपके जल के प्राणी उसे खा के मरेंगे। नेक्स्ट प्लीज। उसका फायदा क्या होगा यदि आप इसे अलगाव करेंगे और अपने कबाड़ी वाले को बेच देंगे? तो वो कबाड़ी वाला उसे अपनी दुकान पे ले जाकर जो हमने 7 नंबर आपको बताए हैं उनको अलग अलग तरीके से विभाजित कर देगा। अलग अलग विभाजित होके वो अलग अलग स्रोत के लोगों के पास जाएंगे जो उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। वो उसे काट के छांट के छोटा करके उसे धो के सुखा के अपनी मशीनों में डाल के उससे छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने बनाएंगे, और वो दाने अलग अलग लोगों के पास पहुंचेंगे। उन लोगों के पास जो उन प्लास्टिक के दानों से अलग अलग तरीके के पदार्थ बनाते हैं। जो 10 नंबर आप सेंटर ऑफ द स्क्रीन देख रहे हैं, जो जिस बेंच पे वो बैठा है, जो टोपी उसने पहनी है, जो टी शर्ट उसने पहनी है, जो बेल्ट उसने पहनी है, जो जूते उसने पहने हैं, जो पैंट उसने पहनी है, वो सब प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को हम रिसाइकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर हमारा ये जो वेबिनार है वो समाप्त होता है। हमारे पास अभी भी 5-10 मिनट बचे हैं। तो मैं देख सकता हूं कि कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए थे। मैं आप सबसे, इससे पहले कि मैं आपका माइक ऑन करूं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज अपना माइक को बंद रखें, ताकि यदि कोई प्रश्न पूछ रहा है तो हमें ठीक से सुनाई दे सके और हम उसका उत्तर दे सकें। तो यदि अब किसी का प्रश्न है तो मैं उसका नाम लूंगा, तभी आप अपना हाथ नीचे कीजिए, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
कंचन सिनवाल जी, कृपया करके माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज मुझसे पूछिए, ताकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं, लेकिन एक एक करके पूछिए ताकि मैं आपके उत्तर का सही जवाब दे सकूं। यदि आपका प्रश्न कोई नहीं है तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट मत कीजिए। चलिए, यदि आपका कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना रिकॉर्डिंग यहाँ पे बंद कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग हम सुप्रीम के कोऑर्डिनेटर्स के साथ शेयर करेंगे और वो ये रिकॉर्डिंग आप सबके साथ अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि आप उन बच्चों को भी दिखा सकें जो बच्चे इस मीटिंग में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। इसके साथ साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस स्कूल ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन करा, और आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से इस एग्जाम को नमस्कार सर। दें। नमस्कार जी, बोलिए। जी सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो एग्जाम कंडक्ट होगी उसमें कोई बाहर से एग्जाम लेने के लिए आएगा कि हमें अपने स्तर पर ही करवाना है? वैसे आपको अपने स्तर पे करवाना है, लेकिन हमारे जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो एग्जाम के दिन आएंगे आपके पास। हाँ जी सर, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद।